नमस्कार। आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं कनाडा में और हिंदुस्तान की सरकार में क्या ऐसी विपदा आ गई है कि कनाडा के 6 हमारे हाई कमीशन के लोगों को वहाँ एक्सपेल कर दिया जाता है और फिर हिंदुस्तान की एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री उनके हाई कमिश्नर को समन करती है। तो उसका मतलब है कि कनाडा और इंडिया के रिलेशंस एट अ ऑल टाइम लो है। और एक बड़ा इल्ज़ाम वॉशिंगटन पोस्ट के ज़रिए कनाडा ने हमारे गृह मंत्रालय पर लगाया है कि हमारे गृह मंत्रालय, आपको याद होगा हरजीत निज्जर की हत्या हुई थी, उसको लेकर कनाडा की गवर्नमेंट ने, जस्टिन ट्रूडो की गवर्नमेंट ने कहा था कि हमारे पास सबूत हैं कि इंडियन अथॉरिटीज हरजीत निज्जर की हत्या में इन्वॉल्व थी। फिर वो मामला दब जाता है, जस्टिन ट्रूडो इंडिया आते हैं, पर उनको प्राइम मिनिस्टर मोदी नहीं मिलते। वो चले जाते हैं, उनका प्लेन भी खराब हो जाता है, फिर वो चले जाते हैं, वो मामला दबता है। उसके बाद यहाँ के पंजाब के 2-3 सिंगर, एपी ढिल्लन और गिप्पी साहब, उनके घर में ताबड़तोड़ फायरिंग होती है, गाड़ियों में आग लगा दी जाती है और ये बताया जाता है कि साबरमती जेल में बैठा लॉरेंस बिश्नोई ये सब करवा रहा है। अब आप समझिए, अजीत डोवाल का नाम आता है, गृह मंत्री अमित शाह साहब का नाम आता है और ऐसे बहुत सारे इंडियन अथॉरिटीज के रॉ के एजेंट्स के नाम आते हैं और कनाडा की सरकार सीधा सीधा हिंदुस्तान की सरकार पर इल्जाम लगा रही है कि ये मामला 2022 के पहले से चल रहा है। सकदूल सिंह 20 सितंबर 2023 वो टेररिज्म से इन्वॉल्व थे, एक्सटॉर्शन से इन्वॉल्व थे, नहीं थे, पर इंडियन गवर्नमेंट ने इंडियन कोर्ट्स में उनके खिलाफ केसेस दाखिल। पहले उनकी हत्या होती है और उसके बाद हरजीत निज्जर की गुरुद्वारे के बाहर हत्या होती है। बात ये नहीं है कि वो खालिस्तानी समर्थक थे या सिख थे, पर इस तरीके की एक्स्ट्रा जुडिशियस किलिंग्स हिंदुस्तान की सरकार करा क्यों रही है? क्यों, क्या प्रेशर है उनके ऊपर? हमारे साथ अरुण कुमार शर्मा जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है अरुण जी। मैं आपसे ये समझना चाहता हूं, ये हत्याएं कौन करवा रहा है और हिंदुस्तान की सरकार का नाम क्यों आ रहा है? पहले तो कभी इंडियन गवर्नमेंट ऐसी चीजों में इन्वॉल्व नहीं हुई। और हमारे इंडो कनाडा में आप जानते हैं कि मिडिल ईस्ट के बाद कनाडा ऐसा कंट्री है जहां से मैक्सिमम फॉरेन रेमिटेंस होती है इंडिया में। पंजाब के, हरियाणा के, गुजरात के बहुत सारे इंडियंस वहां पे रहते भी हैं, काम भी करते हैं। ऐसा क्या मुसीबत आ गई कि कनाडा को यह कहना पड़ा कि हिंदुस्तान का गृह मंत्रालय इन्वॉल्व है इन जो एक्स्ट्रा जुडिशियस किलिंग्स? मैं आपसे समझना चाहता हूं, क्या फिलॉसफी है इसके पीछे? जी, उसका कारण ये है कि आप अगर कनाडा की बात करें तो पूरे विश्व में मात्र एक कनाडा ऐसा देश है जहां पर हिंदुस्तानियों को बहुत बड़ी संख्या में एकोमोडेशन मिली हुई है। उसमें पंजाब के लोग मैक्सिमम हैं, गुजरात के लोग हैं और हमारे जो विभिन्न राज्य हैं वहां से बहुत सारे लोग, पूरे मोहल्ले जो हैं वो इंडियंस के हैं। वहां गुरुद्वारे हैं, वहां मंदिर हैं, वहां हिंदुस्तान के रिचुअल्स मनाए जाते हैं, कभी किसी को कोई रोक टोक नहीं हुई। जब ये अभी जो मोदी जी ने मंडपम में अभी जो अधिवेशन किया था, उसमें गलती ये हुई कि जस्टिन ट्रूडो का प्लेन जो है वो 3 दिन खराब हो गया और वो प्राइवेट होटल में यहां पर रहते रहे। भारतीय प्रधानमंत्री ने उनकी कोई सुधि नहीं ली और ना ही उनको इनवाइट किया कि मैं आपको एक हवाई जहाज प्रोवाइड कर देता हूं ताकि आप अपने देश में स्वेच्छा से जा पाए, समय से जा पाए। क्योंकि देश का प्रधानमंत्री अगर दूसरी कंट्री में फंस जाता है
तो उस कंट्री के लिए वो क्राइसिस होता है। परंतु मोदी जी तो हठ धर्मिता के लिए मशहूर हैं। उन्होंने उनको फोन, जस्टिन को फोन भी नहीं किया, जिसका उन्होंने नोटिस लिया, और वहां लैंड करने के बाद, जैसे उनका एरोप्लेन ठीक हो गया, लैंड करने के बाद एकदम से उन्होंने एक बयान दिया, जो कि निज्जर का, और वहां पर एक व्यक्ति पकड़ा गया था जिसका संबंध हमारी जासूस एजेंसी से भी था, और उसके उन्होंने अमेरिका में प्रूफ भी दिए थे। और अभी भी जो कनाडाई पुलिस विभाग है, आरसीएमपी में असिस्टेंट कमिश्नर ब्रिजिटी गोविंद है, उन्होंने कहा है कि लॉरेंस गैंग का भारतीय सरकार के एजेंट्स के साथ कनेक्शन है। सर, ये जो एक लाइन है, ये एक लाइन ही भारत की विदेश नीति को ध्वस्त करने के लिए बहुत है। उसका कारण है, आप एक बात मुझे बताएं कि जो अजीत डोभाल हैं, उनको 80 वर्ष की उम्र तक किसने एम्प्लॉयमेंट दिया है? कौन है वो आदमी? उनको अब अगले 5 साल तक के लिए रक्षा विभाग का, डिफेंस काउंसिल का मेंबर चुन लिया गया है। वो कौन है जो दे रहा है उनको बार 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 बार? क्योंकि सारे सीक्रेट्स उनके पास हैं। और ये जो साबरमती जेल है, इसका क्या कनेक्शन है? आप देखें, जितने कांड यूपी में हुए, अभी जो 2 भाई, मुस्लिम भाई मारे गए, हालांकि वो बदमाश थे, परंतु पुलिस की हाजिरी में उनको शूट आउट उनका हो गया। वो कैसे हुआ? कैसे उनको लाया गया? तो भारत जो है, जब जब नेहरू जी की विदेश नीति से इधर उधर लेफ्ट राइट होगा, तो ये दिक्कत आएगी। और मोदी जी कभी भी बैक फुट पर जाना पसंद नहीं करते। परंतु जो जस्टिन का जो हवाई जहाज खराब हुआ था, उसके बाद मोदी जी ने जो वीजा बंद कर दिया था, वो उनको थोड़े दिन बाद खुद ही खोलना पड़ा। मतलब वो 2 कदम बैक फुट पर गए। और इस मुकदमे में भी, इस बात में भी, जो मुझे लगता है कि हमारी विदेश नीति कामयाब नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह कि कनाडा के साथ में अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, ये सब उनके मित्र हैं। इन 5 की मंडली है। जो एक, अगर किसी कंट्री का चीफ बोलता है, 5 उसी स्वर में बात करते हैं। हमने दुश्मन एक नहीं बनाया, हमने 5 दोस्तों को दुश्मनी में तब्दील करने की बेवकूफी की है। अब इसमें शाह साहब जो हैं, वो खुद तड़ी पार रहे हैं। उनको पता है कि गुंडागर्दी से किस तरह देश में निपटान होता है। वो उन्होंने गुजरात, उसकी प्रयोगशाला बनाकर बड़ा कामयाब अपना साम्राज्य चलाया है। और वही स्वभाव उनका आज भी चल रहा है। आज भी वो लोगों को निपटाने में सबसे माहिर गिने जाते हैं। अब आप देखें, हरियाणा में चीफ मिनिस्टर डिसाइड होने के बावजूद भी वो शपथ ग्रहण क्यों टाला जा रहा है? क्योंकि अनिल विज और राव इंद्रजीत सिंह ये जिद लेकर बैठे हुए हैं कि क्लेम हमारा भी बनता है। और भेजा किसे जा रहा है? फिर से शाह साहब को भेजा जा रहा है। तो शाह साहब हमारे होम मिनिस्टर होने के साथ साथ गुंडाई भी कर रहे हैं। आप देखें, मणिपुर से जहां से वो इलेक्शन लड़ते हैं, जब मोदी जी पहला अपना इलेक्शन, बाई इलेक्शन लड़ते हैं, तो हिरेन पंड्या मना कर देते हैं, मैं आपके लिए सीट खाली नहीं कर सकता, और मोदी जी को राजकोट जाना पड़ता है। और उन्हीं हिरेन पंड्या, उन्हीं की पार्टी का होम मिनिस्टर, उसका हाल क्या होता है? बिल्कुल सीधी सीधी, कोई इसमें लाग लपेट नहीं है, सीधी आक्षेप है। वो ठीक है कि उस मुकदमे को मैनेज कर लिया गया, और शाह साहब के ऊपर भी 302 का मुकदमा था। एक भी डेट पर वो प्रेजेंट नहीं हुए। उनके वकीलों ने सारी कार्रवाई को अंजाम दिया। जो इतना शातिर व्यक्ति हो, उस पर भारत के लोग क्यों ना शक करें? भारत की जो विदेश नीति है, वो नेहरू जी द्वारा जो बनाई गई है, निष्पक्षता की, मध्यम मार्ग की, हम कभी भी जब भी उससे डिगेंगे, लेफ्ट राइट होंगे, हमें मुश्किल आएगी। इजराइल
और जहां यासर अराफात हुआ करते थे फिलिस्तीन के, वो क्यों हिंदुस्तान को पसंद करते थे? क्योंकि हिंदुस्तान ने उनके साथ वो दोस्ती निभाई थी जो पूरे विश्व में कोई नहीं निभा पाया था। यही बात बाकी देशों के साथ भी थी, परंतु मोदी जी को झुकना और पीछे हटना मंजूर नहीं है। उनकी अकड़ इतनी ज्यादा है, विदेशी नीति का सत्यानाश हो जाए। गुजरात के लोग पहले मोदी मोदी करने के लिए 10-12 हजार आदमी पहले चले जाएं, उनका मजाक उड़े। बल्कि अमेरिका में प्रेसिडेंट के साथ एक हादसा भी हुआ था जिसमें उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका ने उनको कुछ बोल भी दिया था और उनको समझ नहीं आया था और वो खीखी करके हंसने लग गए थे। तो मुझे लगता है मोदी जी को विदेश नीति के बारे में उतना ज्ञान नहीं है और जो इसके एक्सपर्ट्स हैं वो उनकी भी बात मानने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए निज्जर हत्याकांड में भारत की जो हमारी जो एजेंसीज हैं वो उनका नाम आता है, उनको जोड़ा जाता है बार बार। ऐसा नहीं है कि हमारी जो एजेंसीज हैं वो दूसरे देशों में जाके जासूसी करते हैं, बल्कि दूसरे देशों की भी सभी देशों में जाती हैं, परंतु वो सब ढका छुपा लुका छुपा जो है वो काम होता है। उसमें कभी भी एकदम से बाहर नहीं आया जाता और उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता। परंतु जैसे हालात हिंदुस्तान में हो रहे हैं, सेम हालात फॉरेन कंट्री में भी हो रहे हैं। इसलिए ये जो लॉरेंस है, लॉरेंस बिश्नोई, इसका नाम दोनों जगह पे इसीलिए जोड़ा जा रहा है क्योंकि इनको जो हेल्प मिल रही है वो भारत सरकार से मिल रही है। और जो भी जहां पर भी बीजेपी की राज्य में सत्ता है वहां पर ये खेल खेला जा रहा है। मेरा मानना ये है कि इसमें बहुत सावधानी से हमें व्यवहार करना होगा और इस मसले को ठीक करने के लिए फिर से 2 कदम पीछे जाना पड़ेगा। और जो बातें कही गई हैं कनाडा द्वारा, उन्होंने 5 बातें कही हैं, वो बिल्कुल क्लियर है। उसमें किसी तरह की कोई गुंजाइश वाली बात नहीं है। उसमें जो मैं इंटरवेंशन एक करता हूं उसमें। आपने देखा किसान आंदोलन में किसानों को आतंकवादी खालिस्तानी बताया गया। जी लाल किले पर जब उन्होंने खंडे वाला झंडा फहराया तो उन्होंने कहा ये खालिस्तान का झंडा है, क्योंकि किसानों को वो डिमोनाइज करना चाह रहे थे। फिर उसके बाद सिद्धू मूसेवाला की हत्या होती है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या उसके पैतृक गांव में जहां उसका घर है, वो वहां से जा रहा होता है कहीं और लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे उसको अटैक करते हैं, ताबड़तोड़ गोलियां मारते हैं और वो मर जाता है। और उसके बाद बहुत सारी धन उगाई बहुत सारे लोगों को होती है। काले हिरन पर सलमान खान को टारगेट किया जाता है। और फिर अभी हाल ही में बाबा सिद्दीकी, जो कि कांग्रेस के पहले नेता थे, फिर एनसीपी के नेता थे, मिनिस्टर रहे, उनकी सरेआम गोली मार के हत्या कर दी जाती है। कनाडा की सरकार और हमारी विदेश नीति तो आप जानते ही हैं। हमारे आसपास के जितने देश हैं, चाहे श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, नेपाल हो, मालदीव्स नेपाल हो, शांति का दूत कहे जाने वाले हमारे भारतवर्ष में अब डिफेंस से इक्विपमेंट्स और ये वेपन्स का कारोबार हो रहा है। इजराइल से वेपन्स आते हैं। राहुल गांधी ने सीधा सीधा इल्जाम लगाया था भारत की सरकार पर कि मोदी जी ने अदानी को डिफेंस का ठेका दे दिया है, सारा पैसा डिफेंस एक्सपेंडिचर का वेपन्स और इक्विपमेंट्स और मॉडर्नाइजेशन में खर्च किया जा रहा है। इजराइल से वेपन लिए जाते हैं, उस पर अदानी अपना ठप्पा लगाता है और भारत की सरकार को इनवॉइस करके बेचता है। इसीलिए अग्निवीर स्कीम लेके आई गई है ताकि आर्मी में रिक्रूटमेंट कम हो जाए और वो पैसा तनख्वाहें और पेंशन देने की बजाय डिफेंस के खर्चे में अदानी को उसका बेनिफिट मिले। और इजराइल क्या कर रहा है? हमास पे वॉर कर रहा है। हमास की लड़ाई इजराइल से चल रही है, ईरान इजराइल से वॉर कर रहा है। भारत कहीं ना कहीं अकेला थकेला दिखाई पड़ रहा है। और अब कनाडा का मामला आ गया। कनाडा के जो वहां मुस्लिम और सिख लोग हैं जो वहां रहते हैं, वो कह रहे हैं ये अल्पसंख्यकों पर डायरेक्ट अटैक है, माइनॉरिटीज पे अटैक किया जा रहा है। बाबा सिद्दीकी, सिद्धू मूसेवाला, एपी ढिल्लन, अनगिनत के सरदूल सिंह। तो क्या हमारी सरकार अब
विदेश की धरती पर जाके इस तरीके की सर्जिकल स्ट्राइक करेगी और वहां के लोग कुछ नहीं कहेंगे। एक नाम और लूंगा, अमेरिका की सरकार ने डायरेक्ट इम्प्लीकेट किया था इंडिया को कि हमारे यहां जो पन्नू है आदमी, उसको इंडियन अथॉरिटीज कुछ अराजक तत्वों के साथ मिलकर एलिमिनेट करना चाहती, और नोटिस भेजा गया था बकायदा हमारे गृह मंत्रालय को कि पेश होइए अमेरिका की कोर्ट में और बताइए कि कौन रच रहा है ये साजिश। तो यूएस और कनाडा तो इकट्ठे दिखाई दे रहे हैं इंडिया को टारगेट करने में। तो ये तो बड़ा गंभीर विषय है। इसमें तो हमारी फॉरेन पॉलिसी लुक ईस्ट में हम फेल हो गए और लुक वेस्ट में हम फेल हो गए। फिर तो रशिया और चाइना बचता है। चाइना अतिक्रमण करके खड़ा है हमारे गांव पर। आपने देखा भी, कल एक सैटेलाइट इमेज और आई है, पैंगोंग लेक के ऊपर गांव बस गए हैं, अरुणाचल में गांव बस गए हैं। चाइना 4000 किलोमीटर पे अतिक्रमण कर चुका है और रशिया का वो एलाई है। तो हम चाइना से हमारी नहीं बनती क्योंकि चाइना ने हम पे अटैक कर दिया है। अमेरिका ने हम पे इल्जाम लगाया है कि हम उनके जो नागरिक हैं पन्नू, मैं कहता हूं कुछ भी हो वो, पर हम ऐसे उनको टारगेट तो नहीं कर सकते। एक गुजराती आदमी पोलैंड में पकड़ा जाता है यूरोप में, वो सुपारी दे देता है और वो सीआईए का आदमी निकलता है, फेडरल फोर्सेस का आदमी निकलता है यूएस का, और वो उसका भांडा फोड़ देता है। उस आदमी को अरेस्ट करके ले जाया जाता है और हिंदुस्तान की सरकार कहती है उसको अरेस्ट मत करो, उसका कोई कसूर नहीं है। पर आ गया क्या नाम है उसका। तो देखिए किस तरीके से स्टेट एक्टर्स, और आप देखते हैं जम्मू कश्मीर में भी पीएमओ का विजिटिंग कार्ड लेके आदमी घूम रहा होता है, उसके पास Z+ सिक्योरिटी होती है, वो कहता है मैं मोदी जी का आदमी हूं, बाद में पता लगता है वो फ्रॉड है। तो ये तो जम्मू कश्मीर में भी होता है जी, और वो गुजरात से है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, ये जो एक्स्ट्रा स्टेट एक्टर्स हैं जो खड़े किए गए हैं, इनके पीछे कौन है और असली मसला क्या है, उनका एंड ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य क्या है, मैं आपसे संक्षेप में समझना चाहता हूं, फिर मैं कंक्लूड करूं। सर आप देखें कि जो कृषि कानून आए थे वो 373 दिन बाद 750 किसानों की शहादत के बाद वापस लिया गया, और उसमें मोदी जी ने कहा क्या कि मेरी तपस्या में कहीं कमी रह गई थी। सर जब आप उसको लोकसभा के अंदर डिस्कशन में लाएंगे ही नहीं, उसको जो कमेटी होती है हमारी, उसमें विचार के लिए भेजा ही नहीं गया, आपने स्टेट में पास कर लिया। उसका बेनिफिट किसको देना था? अडानी साहब को। अडानी साहब के सोनीपत में और कई जगह उनके स्टोर खुले हुए हैं, उनके स्टॉक्स के, जो कि हमारे पहले सरकारी होते थे, अब उनको दे दिए गए हैं। दरअसल ये सारा अर्थतंत्र इसको गुलाम बना के रखा है मोदी साहब ने, और उनके सर्वे सर्वा जो हैं वो अडानी साहब हैं। अब इसमें जो रोल है वो कई लोगों का रोल जो है वो बेहद निराशाजनक है। हिंदुस्तान की अस्मिता को बेचना, हिंदुस्तान की अस्मिता से खिलवाड़ करना, हिंदुस्तान की जो पहले प्रशंसा हुआ करती थी शांति दूत के रूप में, आज हमारे संबंध श्रीलंका से, नेपाल से, बल्कि मालदीव जैसा भी वो हमें गरियाता है कि मैं सेना वापस भेज दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। और जो हिंदुस्तान में वो आते हैं तो मोदी साहब उनका स्वागत करते हैं, और मोदी साहब वहां जाते हैं तो वो उनका स्वागत नहीं करते। 1 लाख की आबादी वाला देश है। अभी थोड़े दिन पहले मोदी जी 4.5 लाख की आबादी वाले देश में भी गए हैं और वहां पर उन्होंने अवार्ड दिया है। तो हालात इतने गिर गए हैं कि हमें जो हमारा भाव हुआ करता था विदेश नीति में, जो हमारी रिस्पेक्ट हुआ करती थी, जो रशिया के साथ हमारी दोस्ती निश्चल हुआ करती थी, उसमें हम बिल्कुल हम उस तरह से व्यवहार करते थे जैसे हिंदुस्तान में हम धर्मनिरपेक्षता पे नॉन कोऑपरेटिव। तो हमारा सत्यानाश किया किसने है? हमारा सत्यानाश हमने खुद ही कर लिया है, क्योंकि सत्ता की जो धनक है, सत्ता की जो धमक है, उसकी आवाज बहुत तेज आ रही है।
उसको संभालने में हिंदुस्तान में भी दिक्कत आ रही है, और जो विदेश के लोग हैं, जो बड़े बड़े कंट्री हैं, उनके साथ व्यवहार में भी हमें कुशलता नहीं है। चीन 18 बार जो शी जिनपिंग से मिलने के बाद भी अगर हमारी जमीन चली जाती है तो ये हिंदुस्तान के लिए शर्मनाक ही नहीं, बल्कि हिंदुस्तान को कमजोर सिद्ध करने के लिए ये बहुत बड़ी बात है। जो व्यक्ति ये कहता हो कि आंखें लाल करके बात करनी चाहिए, वो आंखें पीली करके बात करता है। रशिया में भी हम कैसे फंसे हुए हैं, ईरान से जो तेल हम ले रहे हैं। तो मेरा मानना यह है कि इसकी समीक्षा जो अच्छे विदेश नीति जानते हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, जो आईएफएस रह चुके हैं, कभी नटवर लाल हुआ करते थे, आप वो हमारे जो कांग्रेस के हुआ करते थे विदेश मंत्री, विदेश सचिव भी रहे वो, तब ऐसी नीति हुआ करती थी कि हमसे लोग खुश होकर हमसे दोस्ती का हाथ बढ़ाने की कोशिश किया करते थे। मैं 3-4 आपको नाम ले देता हूं, जैसे फिदेल कास्ट्रो हुआ करते थे, मार्शल टीटो हुआ करते थे, और अफ्रीका के जो हमारे जिनकी डेथ हो गई, नेल्सन मंडेला हुआ करते थे। ये लोग हिंदुस्तान को वो रिस्पेक्ट देते थे जो पूरे विश्व में ताकतवर देश को मिलती थी। उसका कारण क्या था? उसका कारण था नेहरू जी की विदेश नीति, इंदिरा जी का उस नीति पर चलना। और 7वां बेड़ा जब आया था तो इंदिरा जी ने बड़ी हिम्मत से, बड़ी ताकत से उसका मुकाबला किया था। आज हमारे प्रधानमंत्री इस मसले पर पूरे कमजोर साबित हो रहे हैं, और उनको ये नहीं समझ में आ रहा कि मुझे करना क्या चाहिए, कहां बैकफुट पर जाना, कहां फ्रंट फुट पर जाना। खाली ये खिलवाड़ समझकर कि मैं रशिया का, यूक्रेन का युद्ध रुकवा दूंगा, मैं इजराइल का और फिलिस्तीन का या गाजा का या हमास का युद्ध रुकवा दूंगा, खाली इन बातों पर ही आप ध्यान दे रहे हैं। घंटे तो 24 ही हैं एक दिन में, 60 ही मिनट हैं। कहां आप ध्यान दोगे? जहां ध्यान देना चाहिए, जहां हिंदुस्तान की इज्जत मिट्टी में मिल रही है, वहां आप ध्यान नहीं दे रहे, और खुद की अपनी रिस्पेक्ट बनाने के लिए आप खुद कूद कूद कर आप वहां पर जा रहे हैं। तो ये मखौल हिंदुस्तान के साथ साथ हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का भी उड़ाया जा रहा है, जो हिंदुस्तानियों के लिए शर्म की बात है। मेरा मानना यह है कि एक बार फिर दोबारा से, जैसे पहले रिव्यू करके हमने वीजा को खोला था, इस बारे में उचित निर्णय लेकर हमको उचित एक्ट भी करने पड़ेंगे। भले ही उसमें हमें 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम पीछे जाना पड़े, परंतु जब हम वापस आएंगे तो पूरी ताकत से आएंगे। तो ये सलाह करके, इसमें ये कहना कि ये सत्ता पक्ष या विपक्ष है, पूरा विपक्ष आपके साथ खड़ा है। बार बार राहुल जी ने इस मसले पर यह कहा है, जो सरकार का स्टैंड होगा हम उनके साथ खड़े हैं, हमारा अपना कोई स्टैंड नहीं है। हम हिंदुस्तान की सरकार के साथ खड़े हैं, बीजेपी का उसमें कोई रोल हम मानते नहीं है, और बीजेपी इसको कसूरवार है हम ऐसा भी नहीं मानते। हम भारत सरकार की नीतियों के साथ हैं, खास तौर से जो विदेश नीति उनकी होगी उसमें हम डटकर खड़े हैं, भरपूर जवाब देंगे। तो मोदी जी को चाहिए, जो शाह साहब का नाम आ रहा है, उससे उनकी प्रतिभा को, उनकी इज्जत को दाग लग रहा है। दोबारा से विचार करें, 1 कदम पीछे हटें, और फिर सही ढंग से इसका जवाब दिया जाए, ऐसा मेरा विचार है। जी डेफिनेटली आपने बिल्कुल ठीक कहा। मोदी सरकार को 1 कदम पीछे हटाकर अपनी विदेश नीति पर पुनः विचार कर इस तरीके की टारगेटेड किलिंग्स नहीं करनी चाहिए। अगर आपको आप किसी को लगता है कि देश का दुश्मन है, चाहे वो मिडिल ईस्ट में है, चाहे वो यूरोप में है, चाहे कनाडा में, अमेरिका में है, आप उनको लिखित तौर पर दीजिए, आप अपने एजेंट्स को वहां भेजिए, ट्रीटी है, आप जी, उनके साथ आपकी एक्सट्रेडिशन ट्रीटी है। आप कई तरीके से डिप्लोमेटिक टॉक करके वहां से जो आपको लगता है कि देश के दुश्मन है उनको वहां से रिट्रीव कर सकते हैं। ऐसा पहले पास्ट में भी हुआ है, पर इस तरीके से उनको मरवाना और एक्स्ट्रा जुडिशियस किलिंग्स करनी, ये भारत का नेचर नहीं है। हम नॉन अलाइन कंट्री हैं, और नॉन अलाइन कंट्री में हम हमेशा शांति के दूत रहे हैं, अहिंसा के पुजारी रहे हैं। अहिंसा के देश में हिंसा का कोई काम नहीं है, और मोदी जी को इस बात को समझना चाहिए। आप नेहरू को जितनी मर्जी गाली दे दीजिए,
पर हिंदुस्तान की आत्मा जो है, इंडिया या भारतवर्ष की जो आत्मा है, वो एक शांति प्रधान देश है और शांति के रूप में ही हमको आगे बढ़ना है। इस तरीके से हम लोग चीजें करेंगे तो आगे आने वाले समय में हमारी विदेश नीतियां और हमारे बाहर रह रहे लोग भी असुरक्षित महसूस करेंगे। अरुण कुमार शर्मा जी, आज की चर्चा में भाग लेने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय। थैंक यू सर।